नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ रहे थे, जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जो हमारे एक्ट हैं, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वहाँ से लेकर और जो 1853 का चार्टर एक्ट है वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 1773 के एक्ट से लेकर 1853 के एक्ट तक जो एमसीक्यूज हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे कल से हम 1858 से लेकर 1947 तक के जितने एक्ट आए उनको पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम एमसीक्यूज डिस्कस करें इस पर, आपको एक बात बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, लेकिन जैसे ही हम ताज के शासन यानी 1858 का एक्ट पढ़ेंगे, वहाँ से लेकर 1935 तक काफ़ी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और उनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट। तो वो आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जितना हमारा हो गया है उस पर कुछ एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सन 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए, यहाँ से पहला तो हमारे दो क्वेश्चन वैसे ही क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन से ही कि 1774 में और कलकत्ता में, यानी क्वेश्चन बनेगा कि उच्चतम न्यायालय कब स्थापित हुआ, 1774 में। कहाँ पर स्थापित हुआ, कलकत्ता में। ठीक है, तो अब इसका अगला क्या है कि इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे। हमारा मेन क्वेश्चन ये है, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन और छुपे हुए हैं, वो हमने देख लिए। तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट चैम्बर्स, दूसरा है सर एलिजा इम्पे, सी है लॉर्ड मैकॉले और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हम जानते हैं, हमने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था उसमें देखा था कि जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ था उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, सर एलिजा इम्पे। इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश और थे, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। ठीक है, हालांकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, चीफ जस्टिस, जो कि कौन है, सर एलिजा इम्पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन देखते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट या फिर 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। ये नहीं पूछा गया कि संपूर्ण एकाधिकार या फिर पूर्णतः समाप्त करना, ऐसा नहीं है। केवल एकाधिकार को समाप्त करने की बात आएगी तो मैंने आपको बताया था कि जब हम 1813 का एक्ट पढ़ रहे थे तब उसमें कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार उनका बना हुआ था, यानी दो चीजों को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर एकाधिकार समाप्त हो गया था। तो प्रारंभ एकाधिकार समाप्त करने की कहां से होती है, 1813 के चार्टर एक्ट से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। देखिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो आने की संभावना है उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन है 1753, 1757, 1764 या फिर 1773। उसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नाम से स्पष्ट रेगुलेटिंग एक्ट हम 1773 का ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया। देखिए, अभी जो क्वेश्चन सेकंड था उसमें हमने क्या देखा था कि एकाधिकार समाप्त किए व्यापार का, वो कौन सा एक्ट था, 1813 का। लेकिन अब इसमें पूछ रहा है कि चाय और चीन के साथ, यानी जो दो चीजों पर बचा हुआ था एकाधिकार, वो भी समाप्त किस एक्ट के द्वारा किया गया। ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चाय और चीन के साथ जो व्यापार का एकाधिकार है वो समाप्त कब किया गया था, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1833 में निम्न उपबंधों में से कौन सा एक नहीं था। देखिए, ये यूपीएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है
यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें पूछा जाएगा कि 1833 में उपबंधों में से कौन सा एक नहीं था, यानी इसका कीवर्ड क्या है, नहीं था। तो पहला देखते हैं हम, ऑप्शन ए है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन। तो हम देख पा रहे हैं कि ऐसा तो 1833 में उपबंध था। क्यों था? क्योंकि जैसे ही हमने 1813 का एक्ट पढ़ा था तब व्यापारिक एकाधिकार थे वो कुछ हद तक समाप्त कर दिए थे, लेकिन 1833 का जो एक्ट आया उसके बाद संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के समाप्त कर दिए। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर व्यापारिक जितनी उनकी गतिविधियां थी उनका समापन हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी है कि परिषद में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब परिषद में परम सत्ताधारी, देखिए परिषद में परम सत्ताधारी कौन था, परिषद का गवर्नर जनरल, जो कि 1773 में क्या बना था, बंगाल का गवर्नर जनरल, वही था परिषद का परम सत्ताधारी, क्योंकि मेन पावर जो थी वो उसी के हाथ में थी, गवर्नर जनरल के। बाकी जो परिषद के सदस्य थे वो उसकी सहायता के लिए थे, लेकिन जो पावर थी, जो मुख्य था, वो कौन था, यानी गवर्नर जनरल था। तो परिषद में परम सत्ताधारी के पदनाम को गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, ठीक है। इसको समझिए थोड़ा कि पदनाम को बदला जा रहा है किसमें, भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम से। तो हमने 1833 के एक्ट में देखा था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, जो कि यहाँ पर इसमें किस रूप में डिनोट किया गया है, परम सत्ताधारी के रूप में परिषद का, उसको हमने नाम क्या दे दिया, अब उसको नाम दिया था भारत का गवर्नर जनरल, यानी उसकी पोस्ट बढ़ाई थी हमने। ये किस अधिनियम के तहत हुआ था, ये हुआ था 1833 के अधिनियम के तहत, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला उपबंध भी चार्टर एक्ट 1833 में था। तो अगला ऑप्शन पे जाते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि परिषद में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। देखिए हमने 1833 के एक्ट में पढ़ा था कि इनको संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए लॉ बनाने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। यानी कानून बनाने का अधिकार संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को, और उसका नाम बदलकर क्या किया गया था, भारत का गवर्नर जनरल, यानी इनकी पोस्ट बढ़ाई गई थी। और उसी समय मैंने बताया था कि जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उनके जो विधायिका संबंधी अधिकार थे, यानी विधि बनाने का अधिकार था, वो छीन लिया गया था और संपूर्ण शक्ति विधि बनाने की किस्मत केंद्रित कर दी थी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि परिषद में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, यानी ये बात भी सही है कि सभी शक्तियां इसी में केंद्रित कर दी गई थी। उस समय जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनसे वो शक्तियां छीन ली गई थी। तो ये वाला ऑप्शन भी, यानी यहीं से हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए जो दिया है उसका प्रावधान भी 1833 के चार्टर एक्ट में था, ऑप्शन बी का प्रावधान भी था, और ऑप्शन सी का। यदि हमने समझ के पढ़ा है तो हम ये कर पा रहे हैं, यदि केवल रटा होता तो यहाँ पर इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारी समझ में नहीं आती, तो शायद हम कोई दूसरे ऑप्शन पर चले जाते। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में, देखिए एक भारतीय की नियुक्ति। अब इसमें जो ऑप्शन दिया है कि आधा सही है और आधा गलत है, यानी पार्शियली करेक्ट है ये। कैसे? क्योंकि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति तो की गई थी, यहाँ तक सही है, क्योंकि 1833 के एक्ट में हमने देखा था कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक अतिरिक्त सदस्य यानी विधि सदस्य को जोड़ा गया था, जिनका नाम क्या था, लॉर्ड मैकॉले। लेकिन यहाँ पर बोला गया ऑप्शन में आगे कि एक भारतीय की नियुक्ति। तो हम जानते हैं कि जिस विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी वो ब्रिटिश था, ना कि भारतीय, और ब्रिटिश का नाम क्या था, लॉर्ड मैकॉले। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा एक उपबंध नहीं था, यानी ऑप्शन डी नहीं था। यदि यहाँ पर होता, केवल इतना होता कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति, तो फिर ये भी सही हो जाता, फिर उसके अलावा गलत ऑप्शन दिया जाता उसमें, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन 5 क्लियर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। याद रखना आधा सही है ये कि विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, लेकिन यहाँ पर गलत हो गया कि भारतीय की नियुक्ति, भारतीय नहीं था, ब्रिटिश था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी यूपीएससी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। और जैसे ही हमने देखा 1853 का एक्ट, तो हमारी एक बात समझ में आ गई कि 1853 के एक्ट में व्यापार के एकाधिकार या व्यापार से संबंधित तो कोई प्रावधान थे ही नहीं। क्योंकि जब हमने कल 1853 का एक्ट पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था, जो विधि सदस्य था उसको पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दे दी, यानी वोटिंग राइट दे दिया। इसके अलावा जो सिविल सेवाएं थी उनमें भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया, मैकॉले समिति का गठन कर दिया, इनको और जो कानून नियम बनाने के अधिकार थे वो बढ़ा दिए, यानी एक छोटी संसद का रूप दे दिया। इसकी परिषद की जो सदस्य थे उनमें 6 सदस्य अतिरिक्त जोड़ दिए। इस प्रकार के प्रावधान हमने 1853 के एक्ट में देखे थे। लेकिन जो भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित करना यानी समाप्त करना, तो समाप्त करने से संबंधित है, ये तो 1833 के एक्ट में ही पूरा हो चुका है, 1853 के में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगला ऑप्शन कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। देखिए, हालांकि 1858 का एक्ट हम कल पढ़ेंगे, लेकिन कल जब हम 1853 के एक्ट पढ़ रहे थे तब मैंने एक ब्रीफ जानकारी इसकी दे दी थी कि अब से कंपनी का शासन समाप्त हो गया और आगे से जो भी भारत में कंपनी का शासन है उसको किसने अपने हाथों में ले लिया, ब्रिटिश संसद ने। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 का है, इसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया। तो ये बात सही है 1858 के। हालांकि ये वाला एक्ट हम कल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी हमने 1853 के एक्ट में भी दे दी थी, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर डाला है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हो इसका ऑप्शन क्या होगा। और ऑप्शन दिए इनमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो हमें पता है पहला तो सही नहीं है, केवल दूसरा सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी केवल 2, क्योंकि पहला सही नहीं है। 1853 के द्वारा कंपनी के व्यापार के एकाधिकार से संबंधित कोई प्रावधान इसमें नहीं था, वो 1833 के में था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन केवल बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि फिर भैया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी यूपीएससी 2007 में आया हुआ प्रश्न है। इनमें कथन पर विचार करना है। पहला कथन दिया है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। देखिए, जब हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे थे तब उसमें हमने देखा था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, यानी उसकी पोस्ट बढ़ाई थी। और उसके अंडर में जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उनके गवर्नर जनरल को भी ले आए थे। तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो बना कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो हमने कौन बनाए थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। नहीं, बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, पहले गवर्नर जनरल नहीं थे। मैंने बोला था इन्हीं शब्दों पर ध्यान देना है, मैं गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल या बंगाल का गवर्नर या फिर भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, इन्हीं शब्दों से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है, अगला कथन है कि विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। देखिए, 1833 का जब हम एक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। यानी हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके ऑप्शन कैसे आएंगे, इसके ही वही आएंगे कि निम्नलिखित उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 2, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पड़ी। देखिए, इसको ध्यान से समझना है। केंद्रीय प्रशासन की नींव निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पड़ी। ऑप्शन ए है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी है
चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा शब्दों को आप देख पा रहे हो तो समझ पाओगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रशासन की, केंद्रीय प्रशासन की नींव पढ़ना। ये नहीं बोला गया है कि केंद्रीय प्रशासन कहाँ से प्रारंभ हुआ है सही मायने में, लेकिन सही मायने में प्रारंभ में तो हम देख पा रहे हैं कि 1853 में अभी छोटी संसद की तरह उसने कार्य किया गया है, संपूर्ण के शक्ति उसके हाथ में केंद्रित की गई है। तो वहां से थोड़ा सा जो बेस है वो संसद का बनना स्टार्ट हो रहा है, केंद्रीकृत व्यवस्था लगभग हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इसकी नींव शुरू हो गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, क्योंकि जब हमने देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको क्या बनाया गया था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनके गवर्नर जनरल को इसके अंडर में ला दिया गया था, इसके बंगाल के गवर्नर जनरल के। तो यहाँ से हमें केंद्र की ओर सत्ता एक तरह से स्थानांतरित होती हुई दिखाई पड़ती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम में यह प्रावधान था कि कंपनी के अधीन क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है? देखिए, ये मैंने अच्छी तरह से समझाया था आपको कि जब हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पढ़ रहे थे तो उसमें ये अंतिम प्रावधान जो हमारे पीडीएफ में है वो आपने पढ़ा होगा। अंतिम रूप में यही लिखा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो कंपनी का अधीन क्षेत्र था पहली बार उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो विधि ऑप्शन ए है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो हमें पता है कि विधि आयोग का गठन किसमें किया गया था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया था, और किया कब गया था? 1834 में, यानी ठीक उसके एक साल बाद। और इस विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। तो इस प्रकार से हमने ये 1833 के एक्ट में प्रावधान देखा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। ये इसमें देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देखे, यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका ट्रेंड क्या है। इसके अलावा जो स्टेट पीसीएस हैं उनके भी क्वेश्चन इसमें उठाए गए थे। उसमें तीनों प्रकार के क्वेश्चन थे, जो नॉर्मल क्वेश्चन है, मीडिएट लेवल के और फिर थोड़े हाई लेवल का भी था। तो इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन देखे। लेकिन आगे के जो हमारे एक्ट हैं 1858 से लेकर और 1935 तक का एक्ट, उनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हमारे वो एक्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम उन पर 20 या 20 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको मिली गई है, और ये क्वेश्चन वाली पीडीएफ ये भी आपको आज टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। तो आप यहाँ से ये पीडीएफ एज जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ऐसे की ऐसे वो सभी टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन को भी रिवीजन कीजिए, और जो पीडीएफ हमने दी है उससे उन एक्ट को भी रिवीजन करते रहिए। 1853 एक्ट की जो पीडीएफ है वो नहीं मिली है, वो हम जब 1858 का पढ़ेंगे तो उसके साथ उसको ऐड करके दे देंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना। इनके और आंसर दिए गए हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। धन्यवाद।